सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख रहे हैं। तो साथियों एक बार फिर से तैयार है आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी लेके एक शानदार जानदार क्लास। और क्लास है हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान के अंदर परिवहन और पर्यटन, ये आज का अपना मुख्य टॉपिक रहेगा। अब परिवहन और पर्यटन है, इसको पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्लास सभी के लिए रहने वाली है, चाहे वो रीट का स्टूडेंट है, चाहे वो पटवार का है, चाहे वो राजस्थान के अंदर एसआई की तैयारी कर रहा है, चाहे वनपाल है, वन रक्षक है, यानी एनीवन जहां पे राजस्थान जी के आता है वहां पे आपके लिए क्लास शानदार और जानदार सिखाने वाली है। कोशिश करना मत छोड़िएगा, कोशिश करना छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना है, तोड़ना है हमें रीट के गुरूर को। जो लोग कहते हैं कि आपसे हो नहीं पाएगा उनको करके दिखाना है। चलिए करते हैं बिना किसी देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से एक शानदार सेशन होने वाला है, इसको एक बार शेयर कर दीजिए। नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार, राम 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 राम, राधे कृष्णा, सभी को एक साथ राम राम। चलिए करते हैं क्लास को अपन शुरू। सबसे पहली बात कि परिवहन को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण तथ्य। परिवहन को किसी भी क्षेत्र की रक्तवाहिनी कहा जा सकता है। क्यों कहते हैं रक्तवाहिनी? क्योंकि जिस प्रकार से अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं अपन कि रक्तवाहिनियां एक जगह से दूसरी जगह रक्त का संचार करती हैं, अपना पूरा बॉडी सिस्टम चलता है, उसी प्रकार से किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का अगर पूरा सिस्टम चलेगा तो उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनी कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता ना। अनाज को चाहे खेत से मंडी तक पहुंचाना, मंडी से दुकान तक पहुंचाना, दुकान से घर तक पहुंचाना, इन सब के लिए परिवहन जरूरी है। और इसीलिए परिवहन को कहा जाता है लाइफलाइन, यानी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की लाइफलाइन, ये कहा जाता है परिवहन को। किसे कहा जाता है भाई साहब? आर्थिक व्यवस्था की और सामाजिक व्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है किसे? परिवहन को। अब चलते हैं आगे आगे आ रहा राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन क्या क्या हैं। अब परिवहन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। परिवहन सड़क से भी हो सकता है, परिवहन रेल से भी हो सकता है, परिवहन हवाई यातायात से भी हो सकता है। मैं यूं कह दूं इस बात को कि परिवहन के 3 प्रकार हो सकते हैं। परिवहन स्थल पर भी हो सकता है, उसके बाद में परिवहन जल में भी हो सकता है, और परिवहन वायु परिवहन भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों में एक शानदार सी प्रश्न है, अब वो मैं बना लूं और आपसे ये पूछ लूं कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा परिवहन है जिसकी राजस्थान में पॉसिबिलिटी काफी कम है? तो मित्रों आपका उत्तर आएगा जल परिवहन की राजस्थान में संभावनाएं कम है। क्यों कम है जल परिवहन की संभावनाएं? क्योंकि राजस्थान के अंदर ना ही तो कोई ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, और ना ही राजस्थान तटीय राज्य है। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवहन है जिसकी संभावनाएं कम है, और वो है भी नहीं? तो अपना उत्तर आएगा जल परिवहन। अब स्थल परिवहन में 2 चीजें हो सकती हैं। स्थल परिवहन में 2 चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिएगा 2 चीजें कौन, इन 2 चीजों के अंदर अपन देखते हैं कौन कौन सी 2 चीजें हैं। तो भाई साहब देखिएगा, यानी स्थल परिवहन में एक तो हो सकता है सड़क परिवहन और एक हो सकता है रेल परिवहन। एक तो कौन सा परिवहन? सड़क, और दूसरा कौन सा? रेल। अब सड़क परिवहन की बात चल रही है तो अपन कुछ चीजें और भी जान लेते हैं। सड़क परिवहन में सीधा प्रश्न, सामान्य प्रश्न जो मैं आपको बता दूं, प्रश्न आ जाएगा कि मार्च 2020 तक, बिल्कुल अपडेट आंकड़ा है भाई साहब, नोट कर लीजिएगा, मार्च 2020 तक, और ऐसा प्रश्न आएगा, ये प्रश्न ऐसा मान लीजिएगा कि पेपर में छपेगा ही छपेगा। मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो भाई साहब सुनिए, राजस्थान के अंदर मार्च 2020 तक जो अपने सड़कों की लंबाई थी वो कितनी थी? 2,69,028 पॉइंट में 16 किलोमीटर। ये प्रश्न शानदार प्रश्न है, आएगा। अब आप कहोगे कि ये थोड़ी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। राजस्थान में जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो आपका एनएच है, चाहे वो आपका एसएच है, बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, सभी को मिलाकर राजस्थान में सड़कों की लंबाई मार्च 2020 तक कितनी है? 2,69,028 पॉइंट में 16 किलोमीटर। ये तो है सड़कों की लंबाई। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इन सड़कों की लंबाई के बाद में सड़कों का घनत्व कितना है। अपने राजस्थान में सड़कों का जो घनत्व है वो कितना है? तो साथियों गौर करेंगे, राजस्थान के अंदर जो सड़क घनत्व है वो है 68 पॉइंट में 71 किलोमीटर।
अब 68 पॉइंट में 71 किलोमीटर का मतलब क्या है, ये कितने क्षेत्र में है, तो याद रखेंगे जो 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, कितने वर्ग किलोमीटर का, 100 वर्ग किलोमीटर का, इस 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 68 का नाम है 78 पॉइंट में 61 किलोमीटर क्या है आपका सड़कों का घनत्व है। अब ये सड़कों का घनत्व है, तो अपने भारत में सड़कों का घनत्व कितना है, भारत में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 152 पॉइंट में 0.4 किलोमीटर पर क्या बनी हुई है, सड़कें बनी हुई हैं। 100 किलोमीटर में नहीं, 100 वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, 78 पॉइंट में 61 है। भारत का सड़क घनत्व कितना है, 152 पॉइंट में 4 किलोमीटर भारत का सड़क घनत्व आता है। सड़क की बात चल रही है, तो सड़क पे क्या चलती हैं, सड़क पे क्या चलेंगे, सड़क पे चलेंगे भाई साहब बसें। तो प्रश्न आ जाएगा कि अपने राजस्थान में पहली जो राजकीय बस है ये कहां चली और कब चली। तो मित्रों गौर करना, अपने राजस्थान में पहली राजकीय बस ये 1952 में चलती है। फिर प्रश्न बनेगा कि 1952 में कहां चली, बिना किसी टोका टाकी के टोंक में चलती है। बिना किसी टोका टाकी के कहां चलती है, टोंक में। ये तो राजकीय बस चली। अब प्रश्न बना कि राजकीय जो बसें हैं इनका संचालन करने के लिए राजस्थान के अंदर एक संस्था काम कर रहा है। कौन सी संस्था है, तो मित्रों गौर करना, उस संस्था का नाम आता है RSRTC। क्या नाम आता है, RSRTC। फटाफट से इसके इंग्लिश में फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। RSRTC बोले तो राजस्थान, इसका हिंदी में क्या होगा रूपांतरण, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। यानी अपने राजस्थान में जो आपकी रोडवेज बसें चलती हैं, ये रोडवेज बसों के अंदर जिस कंपनी के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा, जिस निगम के द्वारा ये संचालित हैं, वो कौन सा है, RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। फिर आपके मन में एक शानदार प्रश्न और बनेगा कि गुरुजी इसकी स्थापना कब हुई, तो सुनिए साथियों, इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1964 को। यानी RSRTC इसकी स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1964 को। अब इसका मुख्यालय कहां पे, ये भी प्रश्न है भाई साहब, इसका मुख्यालय कहां पे, तो साथियों गौर करेंगे, RSRTC का मुख्यालय ये आपकी राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, इसके अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। ये तो थी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अब मैं बात करूं, रोडवेज 1952 में चली थी, ये पथ परिवहन निगम कब बना, ये बना 1964 में। लेकिन एक और रोडवेज चली थी जो पिछली भाजपा सरकार ने, बोले तो वसुंधरा सरकार ने चलाई। प्रश्न बनेगा कि ग्रामीण रोडवेज सेवा कौन सी, ग्रामीण जो रोडवेज सेवा है ये राजस्थान में कब चलती है, तो मित्रों गौर करेंगे, ग्रामीण रोडवेज सेवा ये चलती है 14 दिसंबर 2012 को। कब चलती है, 14 दिसंबर 2012 को। कहां से चलती है, तो याद रखेंगे राजस्थान के अंदर ग्रामीण जो आपका रोडवेज सेवा है ये कहां से चलती है, तो याद रखेंगे उदयपुर से चलती है। लेकिन अभी एक और चली थी ग्रामीण रोडवेज, गहलोत सरकार का था, वसुंधरा का नहीं। उसके बाद में एक और चली थी जिसका नाम आता है राजस्थान लोक परिवहन सेवा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान लोक परिवहन सेवा ये कब चली, तो अपना उत्तर आएगा 13 नवंबर 2015 को। जब बात परिवहन की चल रही है, तो एक प्रश्न पूछता हूं, देखता हूं सबसे पहले जवाब कौन देता है। राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है, जल्दी से एक जवाब आना चाहिए इसका भाई साहब, जल्दी दो। राजस्थान में परिवहन मंत्री कौन है, फटाफट से इसका उत्तर चाहिए, शाबाश, वेरी गुड। राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है, प्रताप सिंह खाचरियावास। राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है भाई साहब, प्रताप सिंह खाचरियावास। अब मैं बात करूं, अगर भारत के परिवहन मंत्रालय की बात करूं, ये किसके पास है, तो याद रखेंगे नितिन गडकरी के पास। किसके पास है, नितिन गडकरी के पास में भारत का परिवहन मंत्रालय। जबकि राजस्थान के अंदर परिवहन मंत्री कौन है, आपका प्रताप सिंह खाचरियावास है। ये बातें थी। अब देखिएगा, अब इन्हीं प्रताप सिंह खाचरियावास का एक प्रश्न और बता देता हूं मैं। अभी एक योजना शुरू की गई थी कोरोना काल में, करंट का प्रश्न है, परिवहन में करंट पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे मोक्ष कलश विशेष सेवा। कौन सी, मोक्ष कलश विशेष सेवा। यानी हरिद्वार एक्सप्रेस थी, अस्थि विसर्जन के लिए लोगों को सेवा देने के लिए कोरोना काल में चली। कब चली, तो याद रखेंगे ये चली 25 मई को, 25 मई 2020 को चली थी। और कब तक चली, 31 दिसंबर 2020 तक।
कौन सी सेवा? मोक्ष कलश विशेष सेवा। किसने चलाई? राजस्थान सरकार ने। कब चली? 25 मई 2020 को। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे कह रहे हैं कि सड़क परिवहन के अंदर कौन कौन से राजमार्ग होते हैं। तो साथियों मैं बता दूं, सड़क परिवहन में एक तो सड़कें होती हैं एनएच बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग, एक सड़कें होती हैं एसएच बोले तो आपके राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, एक होती हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी मैं कह सकता हूं जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली। उसके बाद में एक सड़कें होती हैं जो गांवों को जोड़ती हैं, वो कौन सी हैं? ग्रामीण सड़कें। और ग्रामीण सड़कों के लिए तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे भारत में, कौन सा? प्रधानमंत्री ग्राम जोड़ो जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके तहत गांव के अंदर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। एनएच है ये केंद्र सरकार के अधीन रहेगा पूरा का पूरा, एसएच है ये आपका राज्य सरकार के अधीन रहेगा, जिला सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन रहती हैं और ग्राम सड़कें ये भी इसी विभाग के अधीन रहती हैं। तो ये 4 प्रकार की सड़कें होती हैं। भाई साहब कितने प्रकार की? 4 प्रकार की सड़कें। अब देखिएगा फिर ये 4 प्रकार की सड़कें, बहुत अच्छी बात है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है NHAI। बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये काम कर रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, जबकि राज्य राजमार्ग हैं इनके लिए कौन सी सरकार काम करती है? तो अभी बताया राज्य सरकार, फिर उसके बाद में जिला सड़कें और बाद में कौन सी? ग्रामीण सड़कें। कौन सी सड़कें? ग्रामीण सड़कें। सड़कों की लंबाई कितनी थी अभी बताइए आपको? सड़कों की लंबाई राजस्थान में टोटल चारों को मिला के 269,028 याद कर लीजिएगा भाई साहब। सड़कें कितनी है? 269,028 कितनी है? सड़कों की लंबाई कितनी है? 269,028 पॉइंट में 16 पॉइंट में कितना? 16। चलिएगा अब यहां पे एक बात आ रही है राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर एक विशेष बात आ रही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या पंगा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना? समझिएगा मैं बताता हूं। यहां पे अपने भारत की राजधानी है दिल्ली। यहां पे क्या है? एक मिनट। हाँ, यहां पे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। यहां पे मैंने कहा भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के बाद में यहां पे शहर आता है कोलकाता, कोलकाता के बाद यहां पे शहर आता है चेन्नई, और चेन्नई के बाद में यहां पे शहर आता है मुंबई। यानी इन चारों को जोड़ने वाली ये जो परियोजना है, इसी परियोजना का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। दिल्ली, इधर से मुंबई, इधर से चेन्नई, इधर से कोलकाता, ये जो चतुर्भुज बना है, इस चतुर्भुज में भी जैसे दिल्ली से लेके अगर आप मुंबई आएंगे तो आपको 1419 किलोमीटर इस भुजा पे चलना पड़ेगा। अगर आप मुंबई से लेके चेन्नई जा रहे हैं तो आपको 1290 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर आप चेन्नई से लेके और कलकत्ता जा रहे हैं तो 1684 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और इधर अगर आप जा रहे हैं कलकत्ता से लेके दिल्ली तो 1454 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। मित्रों याद रखिएगा, इसमें प्रश्न आ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन से 4 शहर हैं? तो याद रखेंगे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और बता देता हूं। ये तो है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये तो क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। लेकिन यहां पे मैं आपसे पूछूं कि स्वर्णिम त्रिकोण, प्रश्न क्या बनाऊं कि स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध किससे है? तो मित्रों याद रखेंगे ये तो स्वर्णिम चतुर्भुज था, लेकिन स्वर्णिम त्रिकोण की अगर बात करते हैं अपन तो स्वर्णिम त्रिकोण में आपको याद रखना है ये पर्यटन से जुड़ा हुआ मामला। किससे जुड़ा हुआ है? पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो कहां कहां से जोड़ रहा है, किस किस को जोड़ रहा है? तो सुनिएगा, ये दिल्ली है, दिल्ली के बाद में आगरा है, आगरा के बाद में जयपुर है, यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये जो सर्किट बन रहा है, ये जो सर्किट बन रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा स्वर्णिम त्रिकोण। क्या कहा जाएगा? स्वर्णिम। एक मरु त्रिकोण भी बनेगा, लेकिन ये है स्वर्णिम त्रिकोण जो किस किस को जोड़ रहा है? दिल्ली, आगरा, जयपुर। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको फर्क जान लेना है। फिर चलते हैं आगे। आगे क्या बात आ रही है कि राजस्थान से राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, उनके लिए मैंने 5 अलग से क्लासें बना रखी हैं, जिसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फटाफट से जाके देखिएगा, बिल्कुल अपडेटेड जो नेशनल आपके हाईवे हैं उन सभी की डिटेल आपको उन 5 क्लासों के अंदर मिल जाएगी। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना किया करो, अच्छी चीजों को शेयर करने से खुशी मिलती है और ये खुशी आप आराम से तसल्ली से ले सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा आगे चलते हैं। अब आ रहा है रेल परिवहन। कौन सा परिवहन भाई साहब? रेल। पहली बात की रेल है ये कौन सी सूची का विषय?
इसके ऊपर कानून वगैरह बनाने का काम करता कौन है भाई साहब? तो सुनिएगा, रेल परिवहन ये संघ सूची का विषय है, यानी इसके ऊपर कानून वगैरह बनाने का काम है वो कौन सी सरकार करेगी? तो मित्रों गौर करना, इसके ऊपर केंद्र सरकार करती है। तो पहला तो सिस्टम यही हो गया कि रेल परिवहन का नाम आ जाए तो केंद्र सरकार की बात होगी। अब दूसरी बात, ये सस्ता परिवहन है, लंबी दूरी तक का परिवहन है, अधिक मात्रा का है, भारी वस्तुओं का है, अच्छा भी है, सस्ता परिवहन भी है। अब भारत में सबसे पहले रेल कब चली और कहां चली, है ना? अच्छा प्रश्न आ सकता है। भारत में सबसे पहली रेल कब चली, कहां चली, किसके काल में चली? तो याद रखेंगे, भारत के अंदर रेल मार्गों का जो निर्माण था अब वो अपने लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के अंदर क्या हुआ, आपके रेल मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। पहली रेल कब चली? अगर विश्व की बात करते हैं अपन, प्रश्न बने कि विश्व में पहली रेल कब चली, तो मित्रों गौर करना, इंग्लैंड के अंदर चलती है। विश्व में पहली रेल इंग्लैंड में चलती है। कब चली इंग्लैंड में? 1826 में। ये तो चलती है विश्व में, लेकिन अब मैं पूछूं भारत में कब चली? भारत में पहली रेल चलती है 1853 में। कहां चलती है भाई साहब? तो याद रखेंगे, मुंबई में। मुंबई से लेके कहां चलती है? मुंबई से लेके थाने के बीच में चलती है। कितने किलोमीटर में चलती है? 33.81 किलोमीटर में। कब चली? 1853 में। एग्जामिनर सिर्फ फिरा वो डेट पूछ ले तो क्या करेंगे? तो आप करेंगे 16 अप्रैल 1853 में। कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। कौन सी रेल चली? भारत में पहली रेल चली। कहां से लेके कहां चली? मुंबई से लेके थाने के बीच चली। कितने किलोमीटर चली? 33.81। विश्व में 1826 में, भारत में 1853 में। और बात कर रहे हैं अपने प्यारे राजस्थान की, तो राजस्थान में ठीक 21 साल बाद में, ठीक 21 साल बाद में 1874 में रेल चलती है। कहां चलती है भाई साहब? तो याद रखेंगे, राजस्थान में पहली ट्रेन ये चलती है आगरा फोर्ट यूपी से लेके बांदीकुई के बीच में। और कौन सी रियासत अगर पूछ ली जाए कौन सी रियासत में चली, तो याद कीजिएगा, जयपुर रियासत के अंदर पहली रेल चलती है। कब चली? 1874 में। जब रेल चल गई भाई साहब, रेल चली तो रेल के लिए लोको कारखाना भी राजस्थान में लगता है। ये कब लगता है? 1879 में लगता है, 89 नहीं है। 1889 में राजस्थान में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। कहां पे? ब्यावर के अंदर। ये 1879 है। अजमेर के अंदर लोको कारखाना स्थापित कर दिया जाता है। कब? 1879 में। और यही लोको कारखाना में 1895 में भाई साहब पहला इंजन बन के तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? इंजन बन के। 26 में विश्व में चली, 53 में भारत में चली, 74 के अंदर कहां चली? अपने राजस्थान के अंदर चलती है पहली रेल। अब बात करते हैं आगे कि राजस्थान में रेलवे जोन कितने? भाई साहब सुनिएगा, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न। पूरे भारत में रेलवे जोन कितने हैं? तो अब 18 हो गए। पहले 17 थे, पहले 16 थे, फिर 17 थे, अब कितने हो गए? भारत में रेलवे जोन 18 हो गए भाई साहब। रेल से खतरा था तो रेलवे जोन पहले 17 था, लेकिन अब रेलवे जोन कितने हो गए? 18 हो गए। 18 रेलवे जोन में से राजस्थान से संबंधित रेलवे जोन कितने हैं? 2 रेलवे जोन है। अब सुनिएगा, अच्छा सा प्रश्न बनाएंगे अपन यहां पे, देखते जाइए कैसा अच्छा प्रश्न बनता है। ये भाई साहब जी अपना राजस्थान है, ये अपना प्यारा साक रंगीला साक राजस्थान है। आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लग रहा है तो मान लो अच्छा लग रहा है। आपके नहीं लगने से क्या होगा है? मान लेते हैं अच्छा है। अब इस राजस्थान में 5 रेल मंडल हैं भाई साहब। कितने रेल मंडल हैं? 5 रेल मंडल हैं। कौन कौन से 5 रेल मंडल हैं देख लेते हैं अपन। ये रेल मंडल 5, एक तो बीकानेर। कौन सा है जी? बीकानेर। एक जयपुर रेल मंडल है, इसके बाद में एक अजमेर रेल मंडल है, इसके बाद में एक जोधपुर रेल मंडल है, इसके बाद में एक कौन सा है? ये आपका कोटा रेल मंडल है। अब सुनना, इन चारों को शामिल कर लिया जाता है कौन से रेलवे जोन में? ये रेल मंडल हैं, इनको किसमें शामिल किया जाएगा? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। यानी ये भारत की कौन सी दिशा में? अपना राजस्थान उत्तर पश्चिम में है ना, तो इसको शामिल किसमें करेंगे? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे? ये जयपुर के अंदर। ये तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में राजस्थान के कितने मंडल आ गए भाई साहब? 4 मंडल। अब बात भी कोटा की। कोटा किस में आएगा? तो सुनिएगा, कोटा अपना आता है कौन से में? तो बताओ फटाफट से, कोटा किस में आएगा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन में। कोटा किस में शामिल होगा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन में। और ये जो पश्चिम
मध्य रेलवे जोन है, इस पश्चिम मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहां पे, जबलपुर में। अब हम देखते हैं, जब बच्चे थे अब तो समझ में आने लग गई, जब ट्रेन को देखते ट्रेन पे लिखा था ऊपरे, अब पता नहीं क्या ऊपरे है, अब तो समझ में आता ना, उत्तर पश्चिम रेलवे। ट्रेन पे लिखा था पैमरे, क्या था पैमरे, पश्चिम मध्य रेलवे। ट्रेन पे लिखा है ऊरे, यानी उत्तर रेलवे की ट्रेन है। तो जोन कितने इंडिया में, 18 में से 2 संबंध राजस्थान में है। भाई 2 का संबंध राजस्थान से, राजस्थान में रेलवे जोन नहीं, रेलवे मंडल कितने, 5 है भाई साहब। 5 में कौन कौन से हैं, एक बीकानेर में है, एक जयपुर में, एक अजमेर में, एक जोधपुर में, एक कोटा में। हो सकता है उदयपुर दे दे। निम्न में से कौन सा रेलवे मंडल अपने राजस्थान में नहीं है, तो याद कीजिएगा, राजस्थान के अंदर उदयपुर कोई रेल मंडल नहीं, राजस्थान में भरतपुर कोई रेल मंडल नहीं है। 5 रेल मंडल हैं, 4 किसमें आएंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में, और 1 किसमें आएगा, पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंदर। अब बात आती है सामान्य रेल। अब रेल मार्ग जो है, जैसे पटरियां हैं, अब पटरी के बीच में ये दूरी हो सकती है इसे, जैसे मान लो ये है, एक ये दूरी हो सकती है और एक ये दूरी हो सकती है, यानी यहां पे 3 प्रकार बन सकते हैं। ये जो दूरी है ये कितने मीटर की है, 1 मीटर की है। ये दूरी कितनी है भाई साहब, ये पॉइंट में 66 मीटर की है। ये कितनी है, 1 पॉइंट में 66 या 67 मीटर की है। अब इस वाले को क्या कहोगे, इस वाले को कहा जाएगा मीटर गेज। कौन सा गेज, मीटर गेज। इस वाले को क्या कहा जाएगा भाई साहब, इसे कहा जाएगा ब्रॉड गेज। कौन सा गेज, ब्रॉड गेज। और इस वाले को क्या कहा जाएगा, इस वाले को नैरो गेज। अब नैरो का मतलब क्या, तो छोटा, ब्रॉड का मतलब बड़ा, मीटर गेज का मतलब 1 मीटर की दूरी, ब्रॉड गेज का मतलब 1.25 मीटर की दूरी, बोले तो लगभग 1 पॉइंट में 67, और नैरो गेज का मतलब 0 पॉइंट में 66। अब नैरो गेज वाली लाइन कहां पे है, ये ट्रेन चलती है क्या राजस्थान में, बिल्कुल चलती है। कहां पे चलती है भाई साहब, तो सुन लो, ये चलती है धौलपुर में। कहां चलती है, धौलपुर में। यानी नैरो गेज वाली ट्रेन अपने राजस्थान में कहां चलती है, तो साथियों गौर करेंगे, नैरो गेज वाली जो ट्रेन है अब वो आपका कहां चलती है, तो याद रखेंगे धौलपुर में चलती है भाई साहब। कहां चलती है, धौलपुर में। और इसका विकास जो हुआ था धौलपुर के राजा राम सिंह जी के समय हुआ था। किसके समय, नैरो गेज का विकास धौलपुर के राजा थे राम सिंह जी, इनके समय हुआ। बाकी मीटर गेज है। वर्तमान में ज्यादा जो लाइन अपने राजस्थान में वो कौन सी है, ब्रॉड गेज है। अब तो धीरे धीरे जितने भी मीटर गेज है इन सभी को किसमें किया जा रहा है, ब्रॉड गेज के अंदर किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे चले तो क्या आया, अब ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ट्रेन में मेट्रो। अब मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई, जून 2015 में। कहां से हुई, जयपुर से। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा जिला जहां पे मेट्रो चलती है वो कौन सा है, तो अपना उत्तर आएगा राजस्थान में जयपुर के अंदर क्या चलती है, मेट्रो चलती है। और मेट्रो के संचालन के लिए 2010 में कंपनी बनाई गई थी। कंपनी का नाम था JMRC। क्या नाम था, JMRC, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कब बने, 2010 में। उसके बाद में 2011 से ये प्रयास चले और अंततः याद रखना है, अंततः हालांकि इसके प्रथम चरण का शिलान्यास कब किया गया, 2011 में कर दिया गया था, लेकिन फिर ट्रेन कब से चलना स्टार्ट हुई, 2015 से। कब से भाई साहब, 2015 से। याद रखिएगा कब से, 2015। अब रेल की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में रेलवे से संबंधित 2 चीजें और बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और याद रखने लायक है। राजस्थान में सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पे, ये कई दफा प्रश्न आ जाता है मित्रों। राजस्थान में सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पे, तो याद रखेंगे सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में। सिमको, CIMCO, ये हो गया सिमको। सिमको का मतलब सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है ये कहां पे, ये आपका भरतपुर के अंदर है। कहां है भाई साहब, भरतपुर में। स्थापना कब हुई इसकी, 1957 में। बंद कब हो गई थी, 2000 में। 2008 से इसे दोबारा से चालू कर दी। अब इसके बाद ऐसा प्रश्न है जो आपको लगेगा कि इसका उत्तर दूसरा हो सकता है, लेकिन होगा दूसरा। क्या है, पश्चिम, ध्यान देना, पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। कहां पे इसका उत्तर आएगा, बताओ फटाफट। उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में। पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, और यहीं पे भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। 1965 में से स्थापित किया गया था। मित्रों आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं, इसका उत्तर क्या आएगा, उदयपुर।
चूंकि ये भारत के तो पश्चिम है ना राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान का पश्चिम नहीं देखना है, पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पे, तो याद रखिएगा उदयपुर में स्थापित कब किया गया था, 1965 के अंदर। कब स्थापित किया गया, 1965 के अंदर। अब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो रेल से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मित्रों याद कर लीजिएगा, राजस्थान के प्रतापगढ़ में अभी तक कोई रेल नहीं है। पहले तो बांसवाड़ा भी था गुरुजी, बिल्कुल था, लेकिन बांसवाड़ा के अंदर रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन है, उसका कार्यक्रम चल रहा है, तो वहां अपन ये मान लीजिएगा कि वो रेल से जुड़ चुका है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। अब प्रश्न बना कि अपन रेल की बात कर रहे हैं, तो रेल की मेट्रो वगैरह की बात कर ली, चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं अपन वायु परिवहन की। वायु परिवहन से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, वायु परिवहन में पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि वायु परिवहन किस सूची का विषय है भाई साहब, वही वाली बात आ गई ना, किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा वायु परिवहन भी संघ सूची का विषय है, लेकिन ये सबसे महंगा है और ये आपका परिवहन तीव्र परिवहन है, इसमें शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुएं इनको आपको परिवहित किया जाता है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से जरूरी। राजस्थान में क्या कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बिल्कुल है। कहां पे है, सांगानेर में, बोले तो जयपुर में। ये व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य का, व्यस्त अपने आप ही हो गया, दूसरा कोई है ही नहीं। बना कब था, तो मित्रों गौर करेंगे, इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया, दर्जा तो दे दिया 2005 में ही, लेकिन इसकी जो अधिसूचना थी, अब वो अधिसूचना कब जारी होती है, तो मित्रों गौर करेंगे, इसकी अधिसूचना जारी होती है 2006 में। कब जारी होती है भाई साहब, 2006 में। इसको दर्जा कब दिया गया, 2005 में। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, तो याद रखेंगे इसकी अधिसूचना 2006 में जारी होती। ये देश का कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, भाई देश में इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो हैं, तो राजस्थान का सांगानेर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर अपन पूछें भारत में कौन से नंबर का है, तो याद रखेंगे भारत में 14वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है। 2016 में यहां से सिंगापुर और 2016 में यहां से बैंकॉक के लिए वायुयान सेवाएं प्रारंभ कर दी। इसके अलावा शारजहां, दुबई, मस्कत, यहां से यहां आपकी सेवाएं चलती। अब दूसरा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय बनेगा, कौन सा बनेगा, उदयपुर में। उदयपुर में कौन सा हवाई अड्डा भाई साहब, डबोक के अंदर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। यह राजस्थान का प्रस्तावित दूसरा हवाई अड्डा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा वो है। इसके अलावा रातानाडा के अंदर है, किशनगढ़ में है, जैसलमेर में है, बीकानेर के अंदर है, कोटा के अंदर है। यहां पे आपका क्या है, ये और भी हवाई अड्डे यहां पे हैं, ठीक है। ये थी हवाई अड्डे। और बात करें वायु परिवहन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अपने राजस्थान के अंदर पर्यटन की। किसकी बात करते हैं मित्रों, अपने राजस्थान में पर्यटन की बात करते हैं। अब पर्यटन से क्या क्या चीजें यहां बन सकती हैं वो भी अपन लोग देख लेते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं पर्यटन की। पर्यटन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो यही है, पर्यटन का मतलब एक ही है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कि बिना कोई विशेष उद्देश्य के मौज मस्ती के लिए घूमना ही क्या कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। या अपन कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भ्रमण करना है उसको अपन क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। अब पर्यटन से अपने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि अपने राजस्थान के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में एक संस्था काम कर रही है, और वो संस्था कौन सी है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। उस संस्था का नाम आता है RTDC। प्रश्न बना कि राजस्थान में पर्यटन के लिए एक संस्था काम कर रही है, वो कौन सी, RTDC, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो राजस्थान के अंदर काम कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1979 को। 89 नहीं भाई साहब, 1979। 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान के अंदर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की क्या होती है, स्थापना। काम क्या है इसका, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटक जो आते हैं उनको आवास, भोजन, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ताकि राजस्थान के अंदर पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। अब ये तो एक निगम हो गया, काम कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटकों के लिए एक संस्था और काम कर रही है, जिसका नाम है राजस्थान राज्य
होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, ये राजस्थान में कब से काम कर रहा है? तो साथियों गौर करेंगे, ये राजस्थान के अंदर काम कर रहा है 7 जून 1965 से। कब से काम कर रहा है? 7 जून 1965 से राजस्थान राज्य होटल निगम काम कर रहा है। ये काम क्या करेगा? ये आवास भोजन सुविधा उपलब्ध करवाएगा, होटलों की स्थापना करेगा, रखरखाव करेगा, इसके लिए संस्था काम कर रही है। ठीक है, वर्तमान में इसके द्वारा 3 महत्वपूर्ण होटल हैं, बाकी और भी होटल है बताएंगे। खासा कोठी जयपुर के अंदर है, आनंद भवन है उदयपुर और होटल जयपुर है, इनका संचालन किया जा रहा है। इसके बाद में प्रश्न बनेगा और भी कोई संस्थाएं हैं क्या? बिल्कुल है, लेकिन अपने लिए 2 याद रख लीजिएगा। एक तो आपको याद करना है राजस्थान पर्यटन विकास निगम और दूसरा याद करना है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कीजिएगा पर्यटन से क्या होगा? पर्यटन मैंने बताया मौज मस्ती के लिए, ये दैनिक जीवन के माहौल से अलग है, बिल्कुल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कहीं रहना, ठीक है, और जैसे उसका मौज मस्ती का उद्देश्य पूरा हो जाए वापस मूल स्थान पे लौटाना। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भाई साहब पर्यटन की दृष्टि से? क्योंकि यहां पे घूमने के लिए बहुत चीजें, यहां का इतिहास बड़ा रोचक रहा है, इतिहास के साथ यहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी, और इतिहास के बारे में तो रुडयार्ड किपलिंग ने एक बात कही थी कि विश्व में अगर कोई ऐसा स्थान है जहां वीरों की हड्डियां मारक की धूल बनी है तो वो राजस्थान ही है। राजस्थान के बारे में तो कर्नल जेम्स टोड ने पता नहीं क्या क्या बातें कही, बिल्कुल मुग्ध हो गया था राजस्थान के बारे में। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान अत्यधिक रसमय है, मुग्ध कर देने वाला राज्य है, यह है राजस्थान, यह है राजपूताना। तो यह था राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर पर्यटन में कौन कौन से क्षेत्र हैं ये अपने को देखने, हर तरीके से यहाँ भौतिक स्वरूप अच्छा है, झीलें हैं, थार का मरुस्थल है, वन्य जीव, किले, छतरी, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं, बहुत सारी चीजें हैं, लोक संगीत है, नृत्य है, कला है, पधारो हमारे देश है। राजस्थान का पर्यटन लोगों के वर्तमान में, तो मित्रों याद कीजिएगा, इससे ठीक पहले था, इससे ठीक पहले क्या था? इससे ठीक पहले राजस्थान में पर्यटन लोगों था जाने क्या दिख जाए। क्या था? जाने क्या दिख जाए। ये पर्यटन लोगो था पिछली सरकार का, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, यानी आप तो घूमो पता नहीं क्या दिख जाए। और वर्तमान में वो ही लोगो है पधारो हमारे देश। क्या है? पधारो हमारे देश। अब बात करते हैं आगे, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? अपन एक एक को देखते चलेंगे, मैं बोलता चलूंगा तो लिखने की यहां जगह नहीं इतनी, और आप इनको नोट करें तो ठीक है, बाकी रिपीट हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। गंगानगर में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन से? एक तो गंगानगर में गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ है। कौन सा है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। और एक डाडा पंपाराम का जो घर है यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गंगानगर के अंदर क्या है जी? इसके अलावा गंगानगर में हिंदूमल कोट महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ये भी। इसके अलावा गंगानगर में क्या है जी? और कोई विशेष नहीं है। हनुमानगढ़ के अंदर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़ में भटनेर का किला, जिसे उत्तर भाटी भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जिसे कहा जा सकता है, यह हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता है, काले रंग की चूड़ियां जिसे अपन कहते हैं, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पीली बंगा है। यहाँ पे फिर क्या है? यहाँ रंग महल है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके बाद बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में क्या क्या चीजें? बीकानेर में घूमने के लिए एक जगह है गजनेर अभ्यारण्य, बड़ा ही शानदार। गजनेर अभ्यारण्य के अलावा यहाँ पे क्या है? कोलायत जी का मंदिर है यहाँ पे, है ना, कोलायत जी का मंदिर है। कोलायत मंदिर के अलावा यहाँ पे क्या है? देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है। इसके अलावा एक जैन मंदिर है। बड़ा शानदार सा प्रश्न बनता है, और ये लगभग 8-7 साल पहले कांस्टेबल का एग्जाम लगा था, उसमें आया, और बड़ा अजीब सा प्रश्न लगा क्योंकि उस टाइम जीके पढ़ते ही नहीं थे तो पता भी नहीं था। प्रश्न क्या था सुनिएगा, कि राजस्थान में एक ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में भाई साहब घी का प्रयोग किया गया है? तो राजस्थान का ऐसा मंदिर जिसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया बीकानेर में, और मंदिर का नाम मैं लिख देता हूं, सांडा साहेब भांडा साहे का जैन मंदिर, या अपन कह सकते हैं सांडासर भांडासर का जैन मंदिर भी कह दो, एक ही बात है। जिसमें क्या किया गया था? सांडासर भांडासर का जैन मंदिर। इस जैन मंदिर में विशेष बात याद रखनी है, नींव में घी का प्रयोग किया गया था भाई साहब। कहां पे है? यह है बीकानेर। और बीकानेर में क्या विशेष है? बीकानेर में एक है हेराम्ब गणपति। कौन से गणपति? हेराम्ब गणपति। तो भाई साहब है क्या हेराम्ब गणपति में ऐसी विशेष बात? ये लोग घूम के आए,
बाकी जगह गणपति हैं वो मूसे पे विराजमान होते हैं, चूहे पे, लेकिन यहां के गणपति भाई साहब चूहे पे विराजमान नहीं है। यहां के जो गणपति हैं अब वो विराजमान है सिंह पर, यानी शेर के ऊपर विराजमान गणपति कहां पे है? हेरंब गणपति का मंदिर कहां है? बीकानेर के अंदर। कहां है भाई साहब? बीकानेर में। देवी कुंड सागर कहां पे? बीकानेर में। गंगा गोल्डन जुबली बीकानेर में, ये म्यूजियम है एक प्रकार से। उसके बाद बात करते हैं चूरू। चूरू में क्या क्या चीजें देखिएगा। पहली बात, चूरू में ताल छापर, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है और चूरू के प्रसिद्ध चीज। उसके बाद चूरू में क्या है जी? सालासर बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये भी कहां पे? चूरू में। एक ताल छापर चूरू में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और एक सालासर बालाजी का मंदिर, दो कहां पे? चूरू के। उसके बाद आ जाओ जी आप झुंझुनू में। झुंझुनू में क्या क्या चीजें? झुंझुनू में लंबी चौड़ी कोई कहानियां नहीं है। झुंझुनू में एक तो आप याद रखेंगे लोहारगल नाम की जगह है, बड़ा ही एक धार्मिक स्थल भी है और पर्यटन स्थल भी है लोहारगल। लोहारगल के अलावा यहां पे चिड़ावा के अंदर नरहड़ शरीफ की दरगाह है। नरहड़ शरीफ की दरगाह कहां पे? चिड़ावा में। इसके अलावा यहां पर खेतड़ी महल है। इसके अलावा पिलानी के अंदर बीट्स वगैरह संस्थाएं। इसके अलावा महणसर की शराब प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां नवलगढ़, डूंडलोद, मडावा, मुकंदगढ़, चिड़ावा की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। आइए कभी हमारी हवेली पे, बोले तो हमारे झुंझुनू में, और झुंझुनू में आएंगे तो आपको विशेष खिलाएंगे चिड़ावा के पेड़े। तो कभी भी आने का मौका मिले झुंझुनू आइएगा। हालांकि वर्तमान में मैं झुंझुनू में हूं नहीं, मैं पाली में बैठा हूं। पाली में आ जाइएगा अगर कोई आसपास का हो तो, पाली की कोई चीज विशेष है वो खिला देंगे। तो ये झुंझुनू में पेड़े भी प्रसिद्ध हैं। अब गुरु जी पेड़ों का पर्यटन से क्या लेना देना है? आपकी जीभ तो लपलपा जाए ना थोड़ी सी। इसके बाद सीकर में क्या क्या चीजें? सीकर में दो चीजें मुख्य हैं। एक तो सीकर में जीण माता का मंदिर, और जीण माता के मंदिर के अलावा सीकर के अंदर जीण माता के पास हर्षनाथ का मंदिर भी है और साथ के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बोलो खाटू श्याम की जय हो। तो खाटू श्याम जी को मंदिर कटे है, खाटू श्याम जी को मंदिर सीकर में। खाटू श्याम जी को मंदिर कटे है भाई सीकर के अंदर, याद रखूंगा। इसके बाद में आगे चलते हैं तो जयपुर में क्या है? जयपुर तो भाई साहब जयपुर में अगर पर्यटन के लिए कुछ नहीं है तो कहीं नहीं है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ये तो पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। जयपुर में बहुत सारी चीजें, जैसे कि गलताजी धार्मिक स्थलों की बात करें, देवयानी है जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी के बाद में शाकंभरी माता का मंदिर है। इसके बाद यहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है, पदम प्रभु का मंदिर है, आमेर का महल है, जंतर मंतर है, मोती डूंगरी, कनक वृंदावन का मंदिर है, ईसर लाट यहाँ पे बना हुआ है, बिड़ला मंदिर बना हुआ है, सांगानेर का एयरपोर्ट यहाँ पे है, अल्बर्ट म्यूजियम यहाँ पे है, सिसोदिया रानी का बाग यहाँ पे है, विद्याधर का बाग यहाँ पे है, चूलगिरी का टीला यहाँ पे है, बिड़ला प्लेटेनोरियम यहाँ पे है, सिटी पैलेस यहाँ पे है। क्या नहीं है उदयपुर में, सॉरी जयपुर में घूमने के लिए सब कुछ है। अब जयपुर के बाद आगे चलते हैं अपन, घूम के आ जाएंगे चारों तरफ। आज पूरा राजस्थान घुमा देता हूं आपको मैं, ना। अलवर के अंदर क्या है जी? अलवर में 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी, पहली पर्यटन के लिए। दूसरा यहां पे क्या है? पांडुपोल का मंदिर है, भर्तरी का मंदिर है। पांडुपोल का और भर्तरी का, तिजारा का जैन मंदिर है, नौगावा का जैन मंदिर है, नौ गजा का जैन मंदिर है। कहां पे है जी? ये अलवर के अंदर है। भरतपुर में क्या है? भरतपुर में विशेष बात याद रखनी है, भरतपुर के अंदर एक तो उषा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है, गोकुल चंद जी का मंदिर है, साथ में केवला देव अभ्यारण्य है। याद रखना है, घना पक्षी अभ्यारण्य कहां है? केवला देव के अंदर है। सीकरी बांध कहां पे बना हुआ है? भरतपुर में। महाराजा सूरजमल का पेनोरमा, महाराजा सूरजमल का पेनोरमा कहां पे बना? भरतपुर में। डिग के महल कहां के प्रसिद्ध है? भरतपुर के प्रसिद्ध है। खानवा का युद्ध कहां हुआ था? भरतपुर में हुआ था। धौलपुर में क्या है जी? धौलपुर में कोई विशेष बात नहीं, निहाल टावर नाम की एक जगह है धौलपुर में। इसके अलावा पंचकुंड तीर्थ है। अब बाकी छोटे मोटे तालाब, साई, दमोह जलप्रपात, लासवाड़ी, बीबी जरीना का मकबरा, फकबरा आदि आदि। करौली में क्या है? करौली में क्या है? करौली में याद रखेंगे केला देवी का मंदिर है भाई साहब। करौली में केला देवी का मंदिर है और मदन मोहन जी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर। केला देवी वाला महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। गुरुजी रणथंभौर में क्या है? रणथंभौर में एक तो रणथंभौर बोले गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर। इसके अलावा और क्या सवाई माधोपुर में? और विशेष कुछ नहीं है, बस ये मंदिर याद रखिएगा कि रणथंभौर आपका गणेश मंदिर कहां पे है? ये आपका सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। बारा में क्या है? बारा में ऐसी देवी का मंदिर है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है भाई साहब। पीठ की पूजा की जाती है सुरसैनी माता। कहां पे? बारा के अंदर। बारा के अंदर भंड देवरा का शिव मंदिर है। बारा के अंदर कपिल धारा तीर्थ है।
ठीक है। कपिल धारा तीर्थ कहां पे, बारां के अंदर है। सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है, बारां में लगता है। काकोली नाम की जगह कहां पे, बारां के अंदर। इसके बाद में वाल्मीकि मंदिर बारां के अंदर, ठीक है। गढ़गच्च देवालय कहां पे जी, अटरू बारां के अंदर। झालावाड़ में, झालावाड़ में याद रखना है भवानी नाट्यशाला, शानदार प्रश्न आ सकता है, पर्यटन स्थल है, आ सकता है भवानी नाट्यशाला कहां पे, झालावाड़ में। विशेष बात, राजस्थान में बौद्ध धर्म के लिए 2 जिले हैं, एक जयपुर है, दूसरा झालावाड़, और इन दोनों के बीच में पर्यटन की दृष्टि से बुद्धा सर्किट बनाए जा रहे हैं। जयपुर के अंदर बेराट बौद्ध धर्म के लिए, झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं, मैं लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। झालावाड़ में कौन सी गुफाएं, कोलवी की गुफाएं हैं, ये कहां पे, झालावाड़ के अंदर है, और पर्यटन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा कोटा के अंदर के, कोटा में बहुत सारी चीजें भाई साहब। कोटा के अंदर एक तो चंबल उद्यान है, क्षारबाग है, छत्र विलास है, ठीक है, भीमचोरी है, भीतरिया कुंड कोटा के अंदर बना हुआ है, कंसवा का शिव मंदिर कोटा में है, कैथून मंदिर, विभीषण जी का मंदिर, पूरे भारत का एकमात्र विभीषण जी का जो मंदिर है, ये कहां पे भाई साहब, कोटा के अंदर। कहां पे, कोटा। इसके बाद आगे चले तो चित्तौड़गढ़ में विशेष बात, चित्तौड़गढ़ के अंदर दुर्ग है, जिसे अपन राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद आगे चले तो यहां विजय स्तंभ है, यहां श्रृंगार चमरी है, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ की बातें हैं। यहां मातृकुंडिया मंदिर बना हुआ है, मीरा का मंदिर बना हुआ है, बाड़ोली का शिव मंदिर बना हुआ है, समिधेश्वर महादेव का मंदिर बना, क्या नहीं है, सब कुछ। आगे चलो बांसवाड़ा में एक बात याद कर लो, ब्रह्मा जी का मंदिर है, ज्यादा कोई बात नहीं, माही बांध वगैरह जानते हो। बेणेश्वर कहां पे है, डूंगरपुर में, जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर का मेला, ये कहां पे भाई साहब, डूंगरपुर में। एक महत्वपूर्ण बात हो रही है, गलियाकोट, ये आपके लिए सुनने की चीजें, सुनते रहिएगा, आनंद आएगा। गलियाकोट कहां पे, गलियाकोट डूंगरपुर में। किसके लिए जाना जाता है भाई साहब, रमकड़ा उद्योग के लिए, रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। गलियाकोट है कहां पे, यहीं पे। गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद है, किसकी, सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद है गलियाकोट के अंदर। बेणेश्वर धाम गलियाकोट में। संत मावजी जी का मंदिर कहां पे, गलियाकोट में। नाना भाई खाट और कालीबाई का उद्यान कहां पे, डूंगरपुर के अंदर। ये छोटी छोटी बात। इसके बाद आगे चलते हैं उदयपुर भी क्या है, पर्यटक जो भी आते हैं उदयपुर जाते हैं, पर्यटकों की नगरी है, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। यहाँ सहेलियों की बाड़ी, सिटी पैलेस, मोती मगरी, गौगुंदा, सास बहू का मंदिर नागदा के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे सौरवैद्यशाला है, मोती मगरी यहाँ पे है, जगत अंबिका का मंदिर यहाँ पे, ऋषभ देव जी का मंदिर यहाँ पे, कहाँ पे, उदयपुर में। माउंट आबू के अंदर नक्की झील है महत्वपूर्ण, और आपके देलवाड़ा के जैन मंदिर है, और कोई विशेष चीज यहाँ पे माउंट आबू में है नहीं, ठीक है। क्या क्या चीजें, देलवाड़ा के जैन मंदिर है, रसिया बालम का मंदिर है, और माउंट आबू। इसके बाद चलो जालोर में। जालोर के अंदर महत्वपूर्ण स्थान भीनमाल एक ऐतिहासिक स्थल है कहां पे जी, जालोर के अंदर है। इसके अलावा जालोर में और कोई विशेष बात है नहीं। अब घूम क्या जाओ बाड़मेर के अंदर किराड़ू में याद रखिएगा, किराड़ू में मंदिर है, और इन मंदिरों को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के जैन मंदिरों को। अब 2 प्रश्न पूछता हूं, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, फटाफट से बताइएगा। खजुराहो मूल जो मंदिर है वो कहां पे, ये बताएं। क्या है खजुराहो मंदिरों में, इनमें जो मंदिर है इनमें मूर्तियों में अश्लीलता ज्यादा है, मतलब मूर्तियों में नग्नपन ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपने राजस्थान में कहां पे, किराड़ू में, इसलिए राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू के जैन मंदिरों को। किसे कहते हैं भाई साहब, किराड़ू के जैन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बाकी यहाँ पे नाकोड़ा तीर्थ है, खेड़ है, मेवा नगरी जैन मंदिरों के लिए जानी जाती है। बाड़मेर में प्रश्न आई जाए कि मेवा नगरी किसके लिए जानी जाती, सूखे मेवों के लिए, जी नहीं, मेवा नगरी जानी जाती किसके लिए, जैन मंदिरों के लिए। अब बात करते हैं सम, जैसलमेर के अंदर सम है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे ताजिया टावर है, निहाल टावर धौलपुर में, ताजिया टावर कहां पे, जैसलमेर में। रूणीचा है, पोखरण है, ये महत्वपूर्ण। चुंगी तीर्थ है, तेमड़ी राय का मंदिर जैसलमेर में। बात करते हैं अपन जोधपुर के अंदर क्या है। जोधपुर के अंदर एक तो आपका दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके अलावा ओसियां का महामंदिर है, इसके अलावा यहाँ पे खेजड़ली नाम का स्थान है जहां पे वृक्ष मेला लगता है, ये भी कहां पे, जोधपुर के अंदर। पाली में क्या है जी भाई साहब, सुनिएगा,
पाली के अंदर एक तो रणकपुर के जैन मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध पाली का दर्शनीय स्थल है रणकपुर के जैन मंदिर। इसके अलावा पाली में क्या है, चौमुखा जैन मंदिर, मूछाले महावीर जी का मंदिर है, खुदा बख्श बाबा की दरगाह है, ठीक है। ये कहां पे, रणकपुर के अंदर। जवाई बांध कहां पे बना हुआ है, आपका पाली के अंदर बना हुआ है। पुष्कर अजमेर, ये अजमेर का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहां पे अगर मैं बात करूं, मांगड़ियावास नाम का एक स्थल है जहां पे कल्प वृक्ष का मेला लगता है। वृक्ष का मेला नहीं, कल्प वृक्ष का। कब लगता है, हरियाली अमावस्या को। यहां पर सोनी जी की नसियां, जो जैन धर्म से संबंधित है, सोनी जी की नसियां, ये भी अजमेर के अंदर है। यहां पे आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। यहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। इसके बाद आ जाओ जी नागौर में। नागौर के अंदर एक तो दुर्ग है, इसके अलावा नागौर में क्या है, जाम्बू जी का पेनोरमा है, ठीक है। जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू के अंदर, ये भी कहां पे, नागौर में। जयपुर हो गया। टोंक के अंदर क्या क्या, टोंक के अंदर लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं याद रखनी। सुनहरी कोठी कहां पे, टोंक में। संत पीपा जी की गुफा कहां पे, टोंक में। हाड़ी रानी का कुंड कहां पे, टोंक में। अरबी फारसी संस्थान कहां पे, टोंक में। 4 चीजें याद रखनी, सुनहरी कोठी टोंक, संत पीपा जी की गुफा टोंक, अरबी फारसी संस्थान टोंक, और हाड़ी रानी का कुंड भी कहां पे, टोंक के अंदर है। ऐसे ही चलते हैं अपन दोसा। दोसा में महत्वपूर्ण घूमने लायक जगह क्या है भाई साहब, आभानेरी की चांद बावड़ी। आभानेरी की चांद बावड़ी दोसा के अंदर है। तो बूंदी में क्या है, बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। 80 खंभों वाली कहां थी, अलवर में। 84 खंभों की कहां पे, बूंदी में। ये थी महत्वपूर्ण घूमने की जगह, ये आपको बताई। अब बात करते हैं नीचे क्या लिखा हुआ उनकी। बात आती है कि पर्यटन में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन से हैं, तो देखिएगा, हनुमानगढ़ में कालीबंगा पीलीबंगा है, उदयपुर के अंदर आहड़ है, जयपुर में बेराट है, सीकर में गणेश्वर, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। जयपुर में हवा महल है, आमेर का किला है, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़, हाँ राजसमंद तो रह गया था, कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी है, चेतक की समाधि है, दिवेर है, गिलुंड नाम का स्थान है राजसमंद में, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में है, कांकरोली का मंदिर राजसमंद के अंदर है, द्वारकाधीश का मंदिर राजसमंद में है। जोधपुर में कौन सा किला, मेहरानगढ़, जैसलमेर में चौनारगढ़, सवाईमाधोपुर में रणथंबोर, झालावाड़ में गागरून का किला, उदयपुर में सिटी पैलेस। अब आगे देखिएगा भौगोलिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो भौगोलिक के अंदर उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झीलें हैं, उदय सागर झील है, शिल्पग्राम है, सिरोही के अंदर माउंट आबू नक्की झील है, अजमेर में पुष्कर झील है, राजसमंद में राजसमंद झील है, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात है, जैसलमेर में धोरे हैं, सवाईमाधोपुर में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का है, भरतपुर में केवला देव है, जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान और कोटा में चंबल अभ्यारण्य। इसके बाद में बात करते हैं धार्मिक पर्यटन स्थल, फटाफट रिपीट ही करने पड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पे जी, पुष्कर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, एकलिंग जी का उदयपुर। फटाफट रिपीट करते जाओ, गोविंद देव जी का जयपुर में, करणी माता देशनोक में, श्री महावीर जी का सवाईमाधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में, ऋषभ देव का उदयपुर में और देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पे, सिरोही में। ये धार्मिक पर्यटन स्थल हो गए। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली किसके, पर्यटन की। पर्यटन के लिए संस्था काम कर रही है, बता दी, आरटीडीसी। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, क्या है देखिएगा। अब कोई लंबी चौड़ी कहानी बची नहीं। प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं, इनमें आप देख सकते हैं, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव है, जयपुर में पतंग महोत्सव है, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़। ये थी आज की क्लास। कैसे लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहला काम है आप लाइक करें, बीच में मैं इसलिए नहीं कहता डिस्टर्ब ज्यादा हो जाओगे। उसके बाद दूसरी चीज आप शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और तीसरी चीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चौथी बात बता देता हूं, अपना 23 अप्रैल को, अपन ने 24 अप्रैल से क्लासें शुरू की थी पिछले साल, बोले तो 1 साल अपना पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूं 23 अप्रैल तक अपनी फैमिली है ये 10,000 को क्रॉस करें, क्योंकि 9,000 कुछ तो हो चुके हैं और ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मन लगा के शेयर करोगे, अपने साथियों तक पहुंचाओगे, तो निश्चित रूप से हम 23 अप्रैल से पहले 10,000 का आंकड़ा पार कर लेंगे, जो मुझे खुशी देगा। आप लोगों का साथ बना रहा और अत्यधिक मेहनत से मैं काम करूंगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।